सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षिल लुथरा और आज के स्पेशल गेस्ट यार हमारे साथ है मिस्टर गुरु तेहान गुरिया। और यार मैं इनके बारे में क्या बताऊं, सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उनको मैं खुद कहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। यार ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से पास आउट है और इनके खुद के 95.6% मार्क्स आए थे। तो अब मैं खुद कहूंगा कि मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे। सबसे पहले तो हर्षित भाई थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। उसका बाद तो बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम गुरु हेंगुरिया है और 12th में मेरे सीबीएसई से 95.6% आए थे 2020 में। इसके बाद अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, बीए कर रहा हूँ। तो मतलब यार कैसा लग रहा है आपको थैंक यू सो यहाँ मच। आने पर? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का हमेशा एम रहता है, मेरा और मेरे भाई दोनों का, कि हम लोग लोगों को और पहुँचा पाएँ कि कैसे नॉलेज शेयर किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है। तो आप इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं कि बाकी वो बच्चे जिनका भी ड्रीम होता है 90 प्लस लाना, तो उसमें बहुत हेल्प होगी लोगों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। और भाई मैं थोड़ा सा पहले इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है द ट्विन ब्रोस के नाम से, और इनके खुद के भाई देव और ये गुरु, दोनों भाई आपको ह्यूमैनिटीज के लिए हर शिक्षा दे रहे हैं। तो आप वहां पर भी इनकी पूरी वीडियोस देखें और वहां पर आपको सब चीजें मिलेंगी अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की हो आप, और आपको 95 प्लस चलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले यार मेरा जो मेन क्वेश्चन होगा, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन होगा कि सिलेबस किस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये एटलीस्ट 2 महीने पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि क्या होता है, एक ह्यूमैनिटीज़ का ना बहुत ब्रॉड वे में सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसकी एक बार में रीडिंग करने से आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट 2 महीने पहले तक आपका एक बार पूरी रीडिंग हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट से मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट मतलब कि कल आपका पेपर हो और आप 100 स्कोर कर लो। सिलेबस कंप्लीट मतलब होता है कि पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं एटलीस्ट आपने एक बार उनकी रीडिंग कर चुके हो और थोड़ा बहुत आप उनको रिवाइज़ भी कर चुके हो। तो एटलीस्ट 2 महीने पहले होना चाहिए, और अगर 1 महीने पहले भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको मेहनत और डबाई करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट 2 महीने पहले तो हो जाए तो बहुत बेटर रहता है। और एनसीईआरटी बुक्स कितनी मैटर करती हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से? जी, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की बात करूँ तो मतलब आप एनसीईआरटी को भगवान बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ का। ह्यूमैनिटीज़ में जितने सब्जेक्ट हैं, उसके लिए एनसीईआरटी कम से कम 2 बार पढ़ना मस्ट हो जाता है। सबसे पहली बात, बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो हम्म। सिंपल सी बात है, 100% आपका बोर्ड का जो पेपर आता है, वो एनसीईआरटी से आता है। रिफ्रेशर, सैंपल पेपर तो एक साइड की चीज़ें हो गई जो आपके नॉलेज को और एनहांस कर देती हैं। बाकी अगर मैं बोल रहा हूँ आप एनसीईआरटी ही अच्छे से करके जा रहे हो, तो आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की 2 बार रीडिंग मारना तो मस्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो भी सब्जेक्ट हो हमारे, सब में हम्म। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो और बच्चे ना एक काम करते हैं जैसे कि रिफ्रेशर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या रिफ्रेशर पढ़ना इतना जरूरी है? जी नहीं, पब्लिशर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हमारा हो गया। हम्म। इकोनॉमिक्स में आपको रिफ्रेशर पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, न्यूमेरिकल का नॉलेज, डेफिनेशन। हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे मेनली थ्योरी वाले सब्जेक्ट हो गए जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पर रिफ्रेशर का पढ़ने का मीनिंग ये नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने मिल जाएँगे। मैंने रिफ्रेशर पूरी पूरी पढ़ी थी, मुझे बोर्ड में उसका एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला। तो रिफ्रेशर कहीं न कहीं आपको ह्यूमैनिटी में एक काम ये कर सकता है कि वो आपको ये बता सकता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हो चुका है। किस लेवल का है? मतलब आप रिफ्रेशर पढ़ रहे हो और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं अच्छे से, या आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने ये पहले कहीं न कहीं पढ़ा है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड के लिए आप कितना प्रिपेयर हो। लेकिन कभी भी आप ये सोचो कि रिफ्रेशर पढ़ के आप 90 प्लस ला सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। रिफ्रेशर सिर्फ आपका एक थोड़ा-सा एनहांस कर देती है नॉलेज, बस, बाकी और कुछ नहीं। कोई उसका इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हम्म। क्या सैंपल पेपर्स ह्यूमैनिटी से मैटर करते हैं? जी, सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी चीज़ है। सैंपल पेपर में भी बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं कि 10 साल के सैंपल पेपर ले आएँगे तो उनको लगता है कि पेपर इसी से पूरा आने वाला है। हाँ हाँ। इसमें भी ये चीज़ नहीं है, सैंपल पेपर का एक मेन मोटिव जो होता है, वो ये होता है कि पेपर पैटर्न को समझना। हम्म। आपने नोटिस किया होगा भाई कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर आएँगे ना, तो बोलते हैं, "यार, मुझसे ये वाला क्वेश्चन छूट गया, मुझे पेपर में दिखा ही नहीं।" मुझसे हम्म। पैसे छूट गया, मेरे को पता ही नहीं चला ये क्वेश्चन ऊपर आया था, प्रिंट मुझे दिखा नहीं। क्योंकि आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए। सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको साफ-साफ क्लियर हो जाता है कि यार बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएँगे, पहला क्वेश्चन कौन-सा होगा, दूसरा क्वेश्चन कौन-सा होगा, पूरा आपको क्लियर हो जाता है। तो वहाँ बिल्कुल पर आप सही। चीज़ें छोड़ नहीं सकते एग्ज़ाम में, पहली चीज़। और उसका सैंपल पेपर से ना आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाता है। अगर आप घर में 3 घंटे बैठ के एक पेपर सॉल्व करते हो,
तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि मेरा पेपर कितनी देर में होगा। इसलिए एक सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी फैबुलस आंसर यार कि मतलब सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्ट्स वालों यार सैंपल पेपर छोड़ के मत जाना। और है। आपका क्या राय है कि जैसे इस साल ना सीबीएसई ने जो पेपर्स है वो 2 महीने लेट कर दिए, जो आपने सुना होगा कि 4 मई से पेपर है हमारे बोर्ड्स के। तो मतलब बच्चों को कैसी तैयारी करनी चाहिए, कि बच्चों का सिलेबस कितना कंप्लीट जी हो जाना चाहिए था इस टाइम तक? जी, मेरा तो ये कहना है कि जो ये बोर्ड ने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि 4th ऑफ मई से पेपर हो रहे हैं। मतलब अभी अगर बच्चों का मैं बोल रहा हूँ सिलेबस 10% भी नहीं हुआ है, तो उनके पास इतना सफिशिएंट मौका है कि अगर वो अच्छे मन लगा के मेहनत करते हैं, तो आराम से बोर्ड में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने पढ़ाई चालू नहीं करी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कूल में सिलेबस बहुत स्कूलों में कंप्लीट हो गया है एक हद तक। कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बेसिक नॉलेज है दिमाग में कि भाई कौन से चैप्टर में क्या आता है। लेकिन अब पूरा एक समय आ गया है सेल्फ स्टडी करने का। आखिरी के 3 महीने जो होते हैं ये आपके स्कूल के नहीं, आपके खुद के पढ़ने के होते हैं। यहाँ पर अब आपको पूरी मेहनत कर लेना चाहिए और मेरा बोलना है कि आप मैं तो बोलूँगा कि अभी 2 महीने में बिल्कुल जी-जान लगा दो, क्योंकि मार्च में प्रैक्टिकल आ रहे हैं। प्रैक्टिकल में पूरा महीना बर्बाद हो जाता है। तो हाँ। उससे पहले आप अभी जितनी मेहनत कर सकते हो अपना सिलेबस करो। मैं बोलूँगा कि एक टाइम टेबल बिल्कुल आप अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। ठीक है। तो उसके बाद जी, यार जो बच्चों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यार, कि ना हिस्ट्री का पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और जी। मतलब लेंथी पेपर कहते हैं बच्चे, तो वो कैसे कंप्लीट करें? जी, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हिस्ट्री में। तो इसका सिंपल रीज़न ये है, पहले मुझे 2 चीज़ें क्लियर करनी है जो बच्चों को समझना चाहिए कि बोर्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो पेपर आ रहा है वो 3 घंटे में होगा। क्योंकि हम्म। सीबीएसई वाले पागल तो है नहीं ना कि आपको 4 घंटे का पेपर दे देंगे। दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके क्लास में जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनका पेपर हमेशा 15, 20, 30 मिनट पहले हो जाता है। हाँ। मतलब वो कुछ तो आपसे अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अलग चीज़ कर वो होता है आंसर राइटिंग फ्रेमिंग। बच्चों को पता होता है कि इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है और इसका हमें आंसर किस वे में लिखना है। तो यहाँ पर हमेशा मैं एक स्ट्रेटेजी बोलता हूँ 2 मार्क्स पर पॉइंट। मतलब कुल मिला के सीबीएसई में अगर आप एक पैरा लिख के आते हैं तो उसके आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम्म। पहला स्टेप आपको करना है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में हमें 8 पॉइंट्स लिखने हैं कि 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप 8 पॉइंट लिख के आओगे तो आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे 8 पॉइंट के। अगर आप 4 पॉइंट लिख के आओगे तो आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ आप क्लियर करो। उसके बाद अब आपको एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है। पहले इंट्रो दोगे आप, इंट्रो के बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर उस फ्लो चार्ट के पर्टिकुलर पॉइंट को करना है। इतना सिंपल रहता है, आपका 2 पेज में आंसर हो जाएगा और टाइम भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 15 मिनट एक क्वेश्चन का। और 8 मार्क्स वाले 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आराम से आप 1 घंटा उसको दे सकते हो। हम्म। और दूसरा यार कि मैप वर्क होता है जो, तो वो मैप वर्क कैसे हुँ, करें? मतलब बच्चों को दिक्कत आती है उसमें भी कहीं ना कहीं, कि मैप वर्क याद नहीं करते या लास्ट में ही पढ़ते हैं सिर्फ। कई जी, बच्चे ऐसा जी। भी करते हैं। तो वो कैसे मतलब उनको जी, मैं वो करना? इसमें जो आपने बात बोली है, जो लास्ट में पढ़ने वाली है, हम्म। उसको मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा मैप में। क्योंकि इसका हम्म। सिंपल सा रीज़न ये आता है कि भाई हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम्म। और दूसरी बात हिस्ट्री में कोई हज़ार मैप तो है नहीं, कुछ गिने-चुने मैप हैं। अगर आप सैंपल हम्म। पेपर उठाएँगे, तो आपको वही-वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, अभी से टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट आते हैं, भैया आप मैप पर वीडियो बनाओ। तो हमने यही बोला है कि भाई आप अभी से अगर मैप पढ़ लोगे, अभी आपके पेपरों के महीने आप भूल जाओगे, मतलब क्या निकल रहा है। हमें मैप जब करना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ आपको 5 दिन का गैप मिलता है, हिस्ट्री के पेपर में 5 से 6 दिन का आपको बोर्ड में गैप मिलेगा। तो इसमें जो बीच का दिन बचता है, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन आपका प्रिपरेशन का हो गया, बीच का 1 दिन आया है, वहाँ पर अच्छे से बैठकर मैप पढ़ लो। आपको 2 से 3 घंटा लगना है मैप को एक बार पूरे दिन में करने में। मैं तो बोल रहा हूँ 2 घंटे में भी आराम से हो जाएगा। आप वहाँ पर मैप को रट लो, मैप रटना ही पड़ेगा, मैप आप याद नहीं कर सकते ना, आपको रटना हाँ। पड़ेगा कौन सी सिटी कहाँ पर आती है। तो हम्म। वो आप उस दिन करो और बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे लिख के आ जाओ। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से कोई बेनिफिट ही नहीं है, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर रही है। हम्म। आज मैप पढ़ लोगे, कल भूलोगे ही। हर कोई एकदम याद नहीं रख सकता ना, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा आखिरी मोमेंट में मैप करो, अभी आप अपना मेन फ़ोकस रखो बाकी चीज़ों पर। कि हम्म। मैप ऐप आखिरी की चीज़ें होती हैं और आसानी से हो जाता है, सैंपल पेपर उठाओ आप, 10-15 मैप रहेंगे, उनको अच्छे से पढ़ो। जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम्म। एकदम अच्छे से कर लो आप। आपका बोर्ड में एकदम सिंपल हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, बच्चे से बहुत टेंशन ले लेते हैं। अच्छा, एक ये होता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, क्योंकि पास्ट की रिलेटेड बातें होती हैं। तो बच्चों को ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट्स कौन सी कैसे है, और वो ये तो है नहीं कि लास्ट टाइम पे याद करने बैठेंगे तो वो होगी नहीं। तो वो कैसे करें, मतलब बच्चों को ये बताओ।
जी। यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत देखने वाली बात ये है कि हिस्ट्री में भी डेट्स मिलेंगी आपको, पॉलिटिकल साइंस में भी डेट्स हाँ। मिलेंगी। डेट्स ह्यूमैनिटीज़ के मोस्टली सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएँगी। हम्म। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अगर आप मैं बोल रहा हूँ आज आप बैठकर हिस्ट्री का एक-एक चैप्टर भी देखोगे ना, तो हिस्ट्री में भी डेट्स पहली बात कोई ऐसी नहीं है कि लाखों में है। हर हम्म। चैप्टर में गिनी-चुनी आपको डेट्स मिलेंगी। हम्म। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये वाली बात है कि अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर एक चैप्टर की जहाँ पर टोटल 15 डेट्स दी दी हुई हैं, 15 ईयर्स आपको दिए हुए हैं। तब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 15 ईयर्स में से कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब हम्म। आपसे कोई छोटी-मोटी चीज़ें तो पूछेगा नहीं, बड़ी-बड़ी चीज़ें पूछेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो 15 में से 5 बचती हैं और इन 5 डेट्स को आपको याद करना है। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इनको लिंक बना लो। सिंपल से बात कर लेते हैं कोई 3 मूवमेंट अगर हुए हैं, मा अगर हमारी पूरी सोसाइटी में 3 मूवमेंट हुए हैं, तो आप बिल्कुल याद रख लो पहला मूवमेंट कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। अब भाई सिंपल सी बात है जो मूवमेंट सबसे पहले हुआ उसकी डेट सबसे पुरानी होगी और जो हाँ। सबसे लेटेस्ट में हुआ उसकी डेट भी सबसे लेटेस्ट होगी। तो हम्म। ऐसे आपको डेट्स को इंटरलिंक करना पड़ता है। तो हम्म। बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन मिट जाती है कि यार ये 1919 में हुआ कि 1940 में हुआ। हम्म। क्योंकि हमें याद रहेगा यार 1990 में तो कुछ और हुआ था और हाँ। ये चीज़ इसके बाद में हुई है। तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है इसकी डेट आगे की आएगी। ऐसी हिस्ट्री में आप कर सकते हो किंग्स का जो टाइम पीरियड दिया होता है। हम्म। आपको याद करना पड़ेगा कुशाना रूलर कब आए, गुप्ता रूलर कब आए। आप इंटरलिंक कर लो पहले कौन आया, बाद में कौन आया। आपको डेट्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और बहुत। बोर्ड में कोई डायरेक्टली डेट के क्वेश्चन एकदम से नहीं आते, एमसीक्यू में भले ही आ जाएँ। हम्म। और ऐसे बहुत एकदम अच्छा। डेट के क्वेश्चन नहीं आएँगे तो आपको बस डेट इसलिए याद करना है जिसमें मार्क्स अच्छे कर सको, तो आसानी हो जाती है उसमें। बहुत अच्छा आंसर दिया यार, मतलब गुरु भाई ने कि कैसे आप डेट्स अच्छे से याद कर सकते हो और डेट्स जो आएंगे वो 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगी। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 1 मार्कर क्वेश्चन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में कैसे आते हैं? तो ये जब मैं अभी 2020 में मैंने अपनी 12th दी थी, तो ये पहली बार आया था कि हम लोगों को 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हाँ। थे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने नोटिस करी, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से नहीं आए, हम्म। सैंपल पेपर से एक भी नहीं आया। तो इसका पहला रीज़न तो ये था कि भाई सैंपल पेपर वालों के लिए भी पहली बार था, पहली उनको भी बार नहीं ही थी। पता था कि एमसीक्यू में क्या आने वाला है। तो बहुत चांसेस है कि इस बार जो सैंपल पेपर मार्केट में आ रहे हैं, उससे फँस सकते हैं क्वेश्चन, पहले तो नहीं फँसे। और दूसरी चीज़ जो मुझे देखने में आई कि इनने क्या किया बोर्ड वालों ने जितने भी एमसीक्यू दिए हैं ना, ये लाइन उठा के दे दी एनसीईआरटी की। मतलब कोई सिंपल सी एक डेफिनिशन है, उन्होंने वो डेफिनिशन दे दी और बस वो जो टर्म है उसको मिटा दिया फिल इन द ब्लैंक्स में। अब वो टर्म हम्म। बताओ। एमसीक्यू में ने यही किया, डेट्स दे दी आपको कि ये वाली पार्टी कब आई। तो कुल हाँ। मिला के जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेरे मैक्सिमम मार्क्स एमसीक्यू में कट गए। मैक्सिमम क्या मैं बोल रहा हूँ मेरे 99% मार्क्स एमसीक्यू में कट गए। क्योंकि हम लोग को पहली बार था, हम लोग को कोई पहली बार। रिफ्रेशर का सहारा नहीं था इसमें। और मेन चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम गई तो यही था कि हमने एनसीईआरटी में जो-जो चीज़ें इग्नोर कर दी, वहीं-वहीं से वो वही आ वही। गए थे। तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यार ये याद रखना कि एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैंने आपको 1 मार्कर क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बताया था कि एनसीईआरटी ग्रंथ है तुम्हारा, ग्रंथ। और बहुत तगड़ी चीज है यार एनसीईआरटी अगर ढंग से करोगे तो। अब ह्यूमैनिटीज वालों तुम तो खास क्या ध्यान रखना, कम से कम 3 से 4 रिवीजन एनसीईआरटी की जरूर मारना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है अब। तो कभी छोड़ के मत चले जाना। और नंबर देखो, जैसे गुरु भाई ने भी बताया कि 99% मार्क्स उनके सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन की वजह से ही कट गए। तो कभी तुम अपने कटवा लो और काम में रोते बैठो यार, क्योंकि ये कट गए तो भाई काफी नुकसान हो जाता है। क्योंकि इनको ये नहीं कि आधा नंबर आपको दे देंगे, नहीं भाई, वो काटेंगे तो पूरा ही काटेंगे। ठीक है। तो मैंने तो एक एक और क्वेश्चन यार। हमेशा। हाँ, तो एक और क्वेश्चन यार कि कार्टून आते हैं, मैंने सुना है मतलब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में। जी। तो वो कार्टून्स को कैसे करना चाहिए, मतलब क्या किस रिलेटेड कार्टून होते हैं वो? आप अगर एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो पर चैप्टर आपको 2 से 3 कार्टून मिलेंगे, ठीक है? और हम्म। उन कार्टून पे भी पर्टिकुलर कुछ ही क्वेश्चन होंगे। हम्म। सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, एक इलेक्शन के बारे में उन्होंने कार्टून दिया हुआ है। हम्म। अब वो सिंपल सी बात है, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इलेक्शन कब हुआ? इलेक्शन में कौन जीता? कितनी पार्टी आई? अब इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता। तो आप कार्टून के लिए बेस्ट ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जितने कार्टून अगर आप देखोगे तो ये 50 से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। हम्म। आप वो बिल्कुल अच्छे से उनके क्वेश्चन पढ़ लो और इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि सैंपल पेपर हो गया हमारा, रिफ्रेशर हो गया और हमारी एनसीईआरटी बुक हो गई। इन तीनों के लिए जब आप पर्टिकुलर एक कार्टून के देखोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएँगे क्योंकि रिफ्रेशर में कुछ और क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी में कुछ और होंगे, हम्म। सैंपल पेपर में कुछ और होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार एक कार्टून से मुझे कितने क्वेश्चन आएँगे, ज़्यादा किसने से ज़्यादा क्वेश्चन 5 पढ़। क्वेश्चन होंगे ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गई और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये आई थी पिछली बार हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में जो कार्टून आया, वो एनसीईआरटी बुक में था ही नहीं। वो ओके। उन्होंने मन से दे दिया। लेकिन अच्छा। उन्होंने ये चीज़ अच्छी करी कि वो कार्टून इतना एक मतलब ऐसा दिया कि आप वो कार्टून को देख के अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी तो आप समझ सकते हो कार्टून क्या पूछ रहा है क्या आपसे। पूछ रहे हैं? तो कार्टून इतना बड़ा कोई हेडेक नहीं होता है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है। तो हम्म। यही आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से रट के आओ। बहुत कम कार्टून होते हैं। आप हम्म। अच्छे से उनके आंसर पढ़ के जाओ, आपको बन जाएँगे। हम्म। तो भाई ये देखो,
तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज वालों की एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी रिफ्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा गुरु भाई, एक और बात क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मैटर करते हैं? क्वेश्चन प्रीवियस तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दूसरे यहाँ पर मैटर करते हैं तो सिंपल बात यह है कि आपको बोर्ड के पेपर के 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन माइंड में कभी नहीं आएगा कि यार बोर्ड के पेपर में कल क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। वो आपको सब क्लियर होने वाला है कि भाई बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किस लेवल के पूछे जाएंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके नॉलेज वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो कि यही पेपर आपको बोर्ड में देखने मिलने वाले, तो ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है, अगर आप कुछ ईयर वाले बच्चों से पूछोगे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 10-20 वाले बच्चों से पूछोगे, मतलब हमारे एरिया वालों से पूछोगे, हम लोग को किसी को एक भी क्वेश्चन नहीं है पुराने ईयर से। तो ये एक वो बात होती है, लेकिन एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है पेपर का। बोर्ड का पैटर्न क्या और होता जिस है? भी बंदे ने पैटर्न क्रैक कर लिया बोर्ड का, उसको बोर्ड में अच्छे स्कोर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया आंसर दिया कि पैटर्न क्लियर हो जाता है। यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि, और अगर तुमने कॉमर्स वाली वीडियो देखी हो तो उसमें उन्होंने, हार्दिक भाई ने भी यही कहा था कि पैटर्न क्लियर हो जाता है और समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्वेश्चन की टाइप क्या है। और गुरु भाई भी यही कह रहे हैं यार। अब देख लो, 3-3 बंदे जो 95% स्कोर करके बैठे हैं, वो उन्होंने कहा तो मतलब कुछ होगा यार, तभी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। और यार एक गुरु भाई ये होता है कि मतलब लिमिटेड ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। ज्यादा लिखोगे तो नंबर कटेंगे ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि जैसे ह्यूमैनिटीज में होता है ना, बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती हैं। हिस्ट्री पेपर 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो क्या होता है, बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी चीजों में जो आपने लिखा, बकवास लिखी है आपने, क्योंकि उनको तो पैसे मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें, जी हम्म। ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें, तो बोर्ड में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट का आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं। ज्यादा लिखने में कभी मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन कम लिखने में मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि भाई अगर आप आंसर छोटा लिख लोगे लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आती है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, भले ही टीचर भी वीडियो देखें, मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों को 12th में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में ये बोला जाता है कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपको 8-8, 7-7 पेज लिखना पड़ेगा, जितना लिख सकते हो लिखो। ये एक बहुत गलत चीज फैलाई जा रही है मार्केट में। आपसे किसने बोला ज्यादा लिखो? बोर्ड वाले गधे नहीं है जो आपको वर्ड लिमिट देते हैं ऊपर कि 200 से 300 वर्ड में आपको लिखना है। और सिंपल सी बात है, मेरा ये कहना है कि ज्यादा लिखने में आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। आप लिख के आ जाओ, 15 पेज आपको फुल मिलेंगे, लेकिन 15 पेज से अच्छा आप 4 पेज लिखो, और जो 15 पेजों में आपने 11 फ्री का टाइम किया है, उससे अच्छा उतना टाइम अपने बाकी आंसरों को इंप्रूव बाकी करने में आंसर। लगा दो। बोर्ड में आपको और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल गलत चीज है। अगर आपने आंसर सटीक लिखा है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने, अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 8 पॉइंट भी आप लिख के आ रहे हो और 8 के 8 पॉइंट एकदम सटीक हैं, तो आपको फुल मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि 8 मार्क्स में 10 पॉइंट लिखो, कि बाय चांस एक आध पॉइंट कोई गलत हो गया तो आपको आगे मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप बहुत श्योर हो तो आप बिल्कुल उतने भी लिख सकते हो, 6 मार्क्स में 6 पॉइंट भी लिख दोगे, मार्क्स मिलेंगे। ओ भाई, समझ लिया। अच्छा, हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होए, ऐसा कुछ बताओ कि मतलब 2.25 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 3 घंटे से पहले ही खत्म हो जाए, ताकि बच्चे ये ना हो कि नंबर कटवाएं किस वजह से कि पेपर छूट गया था, ऐसा कुछ ना, और पेपर आता था। तो जैसा कि हर्षित भाई आपने बोला कि हाँ, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ये जाती है कि हिस्ट्री का पेपर जल्दी नहीं होता है। हम्म। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, और जब कंपेयर नहीं करते तो मन से अज्यूम कर लेते हैं उनसे क्या गलती हो रही है। कई बच्चे मन से ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी स्पीड स्लो है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं मेरे दिमाग में आंसर एकदम से नहीं आते। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि कई चीजें ऐसी है जो आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो। तो हम्म। नोटिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप और दूसरों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरों की फ्रेमिंग स्टाइल बहुत अलग है, आपकी फ्रेमिंग स्टाइल बहुत अलग है। मे बी आपकी स्किल्स अलग हो, उनकी स्किल्स अलग हो। तो सबसे बड़ा एक मौका हमारे पास जो आता है वो है प्री बोर्ड्स होते हैं। हम्म। सबसे बच्ची गलती बच्चे ये करते हैं कि प्री बोर्ड में अपनी पूरी जान लगा देते हैं टॉप करने के लिए। प्री बोर्ड में हमें जान नहीं लगानी टॉप करने के लिए, वहां पर हमें जान लगानी है ये जानने के लिए कि हमें ऐसी क्या कमियां हैं जो हमें बोर्ड के लिए सुधारनी है। तो हम्म। आप जब भी कर सकते हो कि जब आप प्री बोर्ड में एग्जाम देने जाओ, तो वहां पर आप नोटिस करो कि यार मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, मेरा कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। जैसे अप्रोक्स हर एक सेक्शन में आपका 1 घंटा लगना चाहिए। अगर आपने वहां देखा कि यार मेरे लॉन्ग आंसर में मुझे 1.5 घंटा लग गया, तो अब आपको इस चीज को इंप्रूव करना है। अगर आपका एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको उस चीज में इंप्रूव करना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको अपना इंप्रूवमेंट करना जब ही हो सकता है जब आप इन चीजों को नोटिस करोगे। और ये नोटिस जब भी होगा जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो आपको एक्सपीरियंस मिलता है घर में पेपर सॉल्व करने से और बोर्ड में स्कूल में प्री अपने बोर्ड्स। एग्जाम देने से।
तो भाई अपनी गलतियां को संभालना जरूर, क्योंकि नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और ये नहीं देख रहे कि और ये देख रहे हो कि मैं प्री बोर्ड्स में रट्टे मार लूंगा, टॉप करूंगा, मैं चीटिंग करके निकाल लूंगा नंबर या समथिंग ऐसा कुछ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये भी याद रखना। अच्छा गुरु, प्रैक्टिस और रिवीजन कितनी मैटर करती है? मतलब कितनी रिवीजन होनी चाहिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में, रिवीजन क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहला मैं बोलूंगा, कोई भी बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, टॉपर बच्चा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना पहला प्रायोरिटी देना है सिलेबस कंप्लीट होने पर। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब बोर्ड एग्जाम को बचे हैं आपके, मान के चलिए 5 महीने बचे हुए हैं अभी आपके पास। अभी आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट। बस कंप्लीट। लेकिन जब आपके 2 महीने बचते हैं, तो अब आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए रिवीजन। भाई जो सिलेबस आपका बचा हुआ है, जैसे आपके 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, अब या तो अपना टाइम वेस्ट उनको करने में वेस्ट कर दो पूरा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जिस चीजों में आपका हो चुका है, आप उनको रिवाइज करके उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल एक चीज हो जाती है। तो मेरा बोलना है कि जो सिलेबस आपका हो चुका है, उस पर फोकस डालना चालू कर दो। एनसीईआरटी जैसा मैंने बोला, 2 बार रीडिंग होना बहुत जरूरी है। रिफ्रेशर के आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ना होना चाहिए कि ये 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं और इनमें से 100 के 100 मुझे आंसर बन रहे हैं। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमैनिटीज से। मतलब जो बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे, उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने को तो जरूर मिलने वाली है। तो भाई रिवीजन करनी मत छोड़ना। आपकी एनसीईआरटी ग्रंथ है ह्यूमैनिटीज वालों, और अगर उसको ढंग से पढ़ लिया ना, तो नंबर कहीं नहीं जाने। ये तो गुरु भाई ने भी बता दिया, वो खुद 95.6 लेके बैठे हैं, और भाई ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मतलब एनसीईआरटी बुक्स मोर देन इनफ होती हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, एनसीईआरटी छोड़ के जा रहे हो, तो नंबर नहीं आने वाले, ये बात याद रखना। और लास्ट में वही एक टिप्स देना चाहोगे बच्चों को कि पेपर कंप्लीशन कैसे कर लेना, कुछ बातें ध्यान रखना, ताकि पेपर मतलब आप 95 97 आसानी से स्कोर कर लो, कुछ लास्ट बातें? जी देखिए, ठीक है, बिल्कुल बता देता हूँ। अभी एकदम से मेरे माइंड में बहुत सारे तो नहीं आएँगे, लेकिन इसके लिए मैं चैनल पर अपने एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। अभी मैं इतना बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो चेंज होगी। सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी में आपकी प्रायोरिटी होगी आपका सिलेबस कंप्लीट करना, और एंड समय में आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी रिवीजन करना। इसके बाद जब बिल्कुल एंड समय आ जाएगा, उस एंड समय में जिन चीज़ आपसे जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, मैं आपको बोलूँगा अब उन चीज़ों को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। या तो आप उसके लिए पूरा टाइम वेस्ट कर दो जो शायद बोर्ड में आए भी ना, या उस 95% पर ध्यान दे दो जो आपका पहले से हो चुका है। हो चुका तो है। ये आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। इसका सैंपल पेपर का पैटर्न रट लो। फिर आंसर फ्रेमिंग का मैं बोलना चाहूँगा, हमारे हमारे चैनल पर पूरी हमने एक सीरीज़ डाली है, आंसर राइटिंग बेसिक्स पूरा बताया है, आप वो देख सकते हो। आंसर राइटिंग एक पक्की होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल आंसर लिखते आना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर वे में कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, मतलब हर दिन काम करोगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छा एक वो रहा इनका इंटरव्यू यार। मतलब इन्होंने सारी स्ट्रेटेजीज बताई, सब कुछ बता दिया, और साथ ही साथ भाई अगर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज से लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी है, इनके चैनल है द ट्विन ब्रोज, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आपको वहां से सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने सब चीज एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे वेज में। तो उनको जाकर देखो यार, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी ह्यूमैनिटीज वालों। अब तुम आग लगा दो। और लास्ट में भाई गुरु भाई क्या कहना चाहोगे बच्चों को? जी, मैं बच्चों को इतना बोलना चाहूँगा कि कभी भी लेट नहीं होता है। अगर आप आज से भी चालू कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कोट के साथ खत्म करूँगा, बहुत सारे बच्चों से बोलता हूँ कि हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, 2-3 दिन मेहनत करने के बाद थक जाते हैं। तो इतना बस बोलना चाहता हूँ कि जब आप बैठकर आराम कर रहे हो, तो कोई एक है जो आपसे आगे जा रहा है। और वो एक वो भी बच्चा हो सकता है जो क्या पता इस समय आप ही की सिचुएशन में हो। इसलिए कभी भी हारो मत, लड़ते रहो, और बोर्ड में तो फिर आप फोड़ ही दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत 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 अच्छी लाइन कही यार इन्होंने, मजा आ गया यार सुन के। बहुत अच्छा एक इंटरव्यू रहा इनका। और भाई इनका चैनल जरूर देखो, सब्सक्राइब कर देना इनका चैनल। तो थैंक यू सो मच गुरु भाई, और यहाँ आने के लिए। और इनका चैनल आप जरूर देख के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू गुरु भाई, ऑन थैंक यू कर सो देता मच हूँ। हर्षद भाई।